हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज अपन लोग बात करेंगे संविधान। ठीक है, संविधान के बारे में, जो कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग डिटेल से समझेंगे। सो आप में से जो भी इस चैनल को नया हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, तो बात करें यदि हम संविधान की, तो संविधान क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा संविधान है, हम पढ़ते हैं कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इसमें से आखिर पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर संविधान क्या है। तो बात करें तो संविधान, ठीक है, देश का जो सर्वोच्च कानून, इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे राजनीति वर्ड आया है, तो इसमें से तो पहले संविधान समझ में आए कि देश का जो सर्वोच्च कानून हो गया, इसमें किसी देश की राजनीति और जो समाज को चलाने वाले जो मौलिक कानून हैं होते हैं, उसे ही संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो राजनीति की यदि हम बात करें, राजनीति क्या होती है, आपने कई बार राजनीति सुना होगा, राजनीति वर्ड। तो इसमें से हम आपको क्लियर कर दें कि राजनीति आखिर होती क्या है। हमारी जो राजनीति है वो मेनली दो शब्दों से मिलकर बनी हुई, राज प्लस नीति। ठीक है, तो इसमें से आपका यदि राज का मतलब बात करें तो शासन हो गया, और जो हमारा नीति का मतलब है वो क्या होगा कि उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की जो कला होती है। अर्थात इसको मतलब की बात करें तो नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना ही क्या कहलाती है, राजनीति कहलाती है। यदि इसको एकदम से बिल्कुल संक्षिप्त रूप में हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि शासन में पद प्राप्त करना तथा सरकारी पद का उपयोग करना ही राजनीति कहलाती है। ठीक है, जब भी आप किसी का मतलब जानना चाहो, हमारे यूपीएससी स्टेट पीसीएस में हिंदी मीडियम में जो भी मेंस के क्वेश्चन आते हैं, उनमें हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं मेनली उनके लिए। तो आप में से पता है, जब भी आप किसी का अर्थ आपको ना समझ में आए तो आप उसको दो भागों में डिवाइड कर लो, अलग अलग भागों में उसके जितने भी टुकड़े हो सके, जैसे कि राज प्लस नीति हो गया, समाज हो गया, इनको हर एक मतलब अलग अलग पार्ट में आप डिवाइड करोगे तो उसको आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो इससे आपको ज़्यादा आसानी रहेगी किसी भी वर्ड की मीनिंग समझने में। देन उसके बाद हम बात करें तो संविधान जो था, ठीक है, तो संविधान के बारे में हम लोग डिटेल से बिल्कुल समझेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पहले थोड़ा सा संविधान का अपना इतिहास देख लेते हैं। तो जो हमारा मतलब की बात करें तो किसी भी देश का मूल विधि यानी कि कानून, जो हमने अभी पढ़ा कानून है, इसमें आप संक्षिप्त रूप में ये भी कह सकते हो कि किसी भी देश का जो है मूल निधि मतलब विधि, विधि मतलब क्या बोलते हैं, विधि मतलब कानून होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। यहाँ पे बात की गई लोकतंत्रात्मक देशों, यानी कि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेसी वाली है। ठीक है, तो लोकतंत्रात्मक देशों में संविधान का निर्माण एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया जाता है। जैसे कि कोई भी लोकतांत्रिक कंट्री होगी, वहाँ पे क्या किया जाता है कि मतलब चुनाव के द्वारा ही लोगों को निर्वाचित किया जाता है। मतलब कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा इसका जो निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया जाता है। ठीक है, संविधान का जो हमारा निर्माण है, आपको पता है कि अभी हम लोग जस्ट पढ़ेंगे, जिसको भी नहीं पता होगा कि हमारे संविधान का जो हमारा इतना बड़ा संविधान है, हम बहुत प्राउडली कहते हैं कि इंडिया का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इसकी कई सारी विशेषताएं भी है, उनको भी हम लोग समझेंगे। तो आखिर ये क्यों है, इसके पीछे की बहुत बड़ी प्रोसेस है। ठीक है, कोई भी काम एक दिन में नहीं हो जाता है, बहुत लंबी मशक्कत के बाद हमारा संविधान बन के फाइनली तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, जिस कारण आज हम एक लोकतांत्रिक देश के सदस्य माने जाते हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का यदि बात करें तो लोकतंत्र क्या है, इसमें बात की गई है कि जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन ही हमारा लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो किनके द्वारा दिया गया था, तो ये स्टेटमेंट भी याद रखना, कभी कभी आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है, तो अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें
तो सर्वप्रथम आप थोड़ा पूरे वर्ल्ड का संविधान समझ लो। तो सर्वप्रथम संविधान का निर्माण एथेंस ने यूनान में किया था, मतलब एथेंस के यूनान में किया गया था, ठीक है, सबसे पहले, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ था, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान सबसे पहले कहाँ किया गया था, एथेंस। 1 मिनट, कहाँ किया गया था संविधान, तो एथेंस, यानी कि एथेंस के यूनान में किया गया था। और दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान की बात करें तो लिखित संविधान सन 1786 में अमेरिका द्वारा बनाया गया, ठीक है, 1786 में अमेरिका द्वारा बनाया गया था, लागू नहीं किया गया था, ये बात भी याद रखना, बनाया गया था। देन उसके बाद फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा निर्मित किया गया। और फिर इसके बाद सन 1789 में यह लागू हुआ था, ठीक है, 1786 में ये इसका कार्य शुरू हुआ था और 1789 में लागू किया गया था, ठीक है। आपको भी पता है कि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को फाइनली कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसको 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था, ठीक है। उसके पीछे कुछ विशेष कारण था, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या था, सारी बातें अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि जो पूरे विश्व में सबसे पहले अमेरिका का संविधान बना था, उसमें से 1779 में, ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अमेरिका का संविधान कब लागू किया गया था, तो ये कब लागू किया गया था, सन 1779 में लागू किया गया था, ठीक है। और इसका निर्माण कार्य कब से प्रारंभ हुआ था, तो 1786 से प्रारंभ हुआ था। देन उसके बाद बात करें तो यूरोप के देशों में सर्वप्रथम नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड में बनाया गया था। जो हमारी यूरोपीय कंट्री है, तो उसमें से यूरोपीय कंट्री की क्यों बात की गई, क्योंकि बहुत सारे यूरोपीय हमारे भारत में आए, ठीक है, तो उनके बारे में भी जान लेना इम्पोर्टेंट है कि यूरोपीय देशों में सर्वप्रथम नीदरलैंड यानी कि बात करें तो हॉलैंड में बनाया गया था। उसके बाद जो हमारा क्या है, संविधान तो पढ़ेंगे ही, उसकी बहुत लंबी प्रोसेस है, और उसी के पहले उसका इतिहास जान लेते हैं। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी बात करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ का यदि हम इतिहास जानते हैं तो वो चीज़ समझने में हमको काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है, क्योंकि हमको ये तो पता है कि कोई ना कोई काम किया जाता है यदि, तो उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण होता है, ठीक है। कोई भी काम आसानी से नहीं किया जाता। यदि अंग्रेज आते और आसानी से अपना व्यापार करते, हमको भी जीने देते, वो भी अच्छे से जीते, तो शायद आज हमारी ऐसी स्थिति ना होती। हम ऐसे मतलब ये ना कह सकते कि हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, ठीक है। तो ये मतलब जो भी हुआ उसके पीछे का जितनी हमारे जो महान विद्वान थे उन्होंने स्ट्रगल किया, उनके पीछे की मेहनत और इनका इतिहास क्या था, ये भी बात जान लेनी बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले तो यदि हम इतिहास की इसके बैकग्राउंड पे बात करें तो हम देखेंगे कि इसमें क्या हुआ था कि पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत, दो भागों में इसको डिवाइड किया गया था, ठीक है। आप इसको समझोगे अभी। तो क्या होता है कि वर्तमान भारतीय संविधान को जानने से पहले इसके विकास के इतिहास को जानना आवश्यक है, क्योंकि संविधान निर्माण के बीज जो हमें संविधान निर्माण के बीज प्राप्त हुए थे वो क्या हुए थे कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन यानी कि बात करें तो 1757 जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 से 1857, ठीक है, 1857 तक। देन उसके बाद 1858 से 1948 तक यानी कि स्वतंत्रता तक ताज के शासन में दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो इसमें यदि हम बात करें इसका जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो इसमें आप जान लो कि इसके आने का विशेष रीजन क्या था। इसमें क्या हुआ था कि जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ उन्हें 3 प्रेसिडेंसियों यानी कि प्रांतों में बांट दिया गया था, ठीक है। कुछ जो क्षेत्र थे वहाँ पे अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन स्थापित हो गया था, तो इनको क्या किया गया था, प्रेसिडेंसियों यानी कि प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। जैसे कि बात करें बंगाल, मद्रास और बम्बई, ठीक है। इसके पश्चात 1853 ईस्वी में बिहार के पश्चिमी क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर उसे नया प्रशासन की एक पृथक इकाई बनाकर पश्चिमोत्तर प्रांत नाम दिया गया था।
और प्रारंभ में ब्रिटिश क्षेत्रों का जो प्रशासन यानी कि पूर्णतः कंपनी के हाथों में था। जब वो क्या हुआ 1853 में इनका पूर्णतः कंपनी के हाथों में था, परंतु कालांतर में इस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। 1853 तक आप देखोगे कि हमारे उनका कंपनी का डायरेक्ट शासन था, लेकिन बाद में अभी आपको समझ में आएगा कि ताज का शासन क्यों आया। तो इसमें हम बात करें तो क्या हुआ था कि प्रारंभ में कंपनी के अधिकारी ही क्या करते थे, प्रशासन के अधिकारी थे। ठीक है, जो वहाँ से अधिकारी भेजे जाते थे वही पूरा प्रशासन के अधिकारी थे और उनका कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाला था। उनका कार्य राजस्व वसूल करना, मेन काम जो था कि राजस्व वसूल करना, तथा इसके अतिरिक्त वे कुछ अन्य सैनिक कार्य भी करते थे। परंतु कंपनी के जो अधिकारी यो अयोग्य प्रबंधक थे। ठीक है, जो कंपनी के अधिकारी थे वो क्या थे, एक कुशल प्रबंधक ना होके एक अयोग्य प्रबंधक थे या उस टाइप का काम करने लगे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारी कंपनी को भारतीय प्रशासन के तरीकों और कठिनाइयों की जानकारी नहीं थी। ठीक है, जो वहाँ की कंपनी को भारतीय जो प्रशासन के तरीकों और कठिनाइयों की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। इससे भी चिंताजनक बात, पैसों के लिए उनका लालच था। जितने भी कंपनी के अधिकारी आए तो उनका क्या था, सबसे बड़ा लालच था पैसा। ठीक है, कंपनी को धनी बनाने और अपने लिए धन एकत्र करने के लिए उन्होंने क्या किया कि बंगाल का बहुत ज़्यादा शोषण किया। परिणाम स्वरूप बंगाल लगभग बर्बाद हो चुका था। ठीक है, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको सारी बातें समझ में आएगी कि अंग्रेज कैसे एक एक थोड़ा थोड़ा करके चूस रहे थे भारत को। देन उसके बाद हम बात करें तो किसानों और जमींदारों से उन्होंने स्थानीय छोटे व्यापारियों और दस्तकारों को अपना माल कम कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया। इसके फलस्वरूप मतलब कि लोग राजस्व वसूल करने वाले अधिकारियों को परदेसी यमदूत कहने लगे थे। ठीक है, वो जो आए थे हमारे ही कंट्री में आए, हम पर ही राज करने लगे और हमसे ही वो कर वसूलते थे। ठीक है, तो क्या हो गया, वो जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उन्हें परदेसी यमदूत के नाम से भी पुकारने लगे थे। देन उसके बाद इस स्थिति का जो लाभ था उठाकर कंपनी के अधिकारियों ने अत्यधिक व्यक्तिगत धन कमाया। इसमें से उन्होंने कंपनी का लाभ कम और अपना व्यक्तिगत लाभ मतलब अपना व्यक्तिगत जेब जो उनका पर्सनली पॉकेट था वो ज़्यादा भरा। नौकरी से अवकाश लेकर जब वो इंग्लैंड लौटने पर वे आरामदायक जीवन व्यतीत करने लगे थे। ठीक है, इंग्लैंड के लोग उन्हें क्या कहकर बुलाते थे, नवाब कहकर पुकारने लगे थे। देन उसके बाद कि इधर हमारे भारत की जो स्थिति थी वो अत्यधिक दुखमय हो गया था। ठीक है, भारत का जो जीवन था अत्यधिक दुखमय होता गया था। विपत्ति के दिनों के लिए वे कुछ भी बचाकर रखने में असमर्थ हो गए थे। इसके परिणाम उन्हें 1770 यानी कि 1770 से 71 के पश्चात में अकाल मतलब 71 के बाद 71 ईस्वी के अकाल भी भुगतने पड़े थे। अकाल से बंगाल ने लगभग 1/3 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, अकाल से बंगाल में लगभग 1/3 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो इसमें आपको सारी बातें समझ में आई कि जो हमारा कंपनी का शासन था उसमें क्या करने लगे लोग कि उसमें खुद की जेब भरने लगे। जो वहाँ के अधिकारी आते थे तो वो कंपनी का प्रॉफिट तो करते ही थे, साथ में वो अपना जेब भरने लगे। तब वो हमारी वो जो ब्रिटेन इंग्लैंड की विक्टोरिया थी उनको लगा कि अब ये सही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कुछ समय बाद उन्होंने जो हमारे भारत का बागडोर थी वो अपने हाथों में ले ली थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत। ठीक है, तो इसमें 2 भागों में डिवाइड है और ऐसे हम पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से हमको समझ में आएगा कि पहला जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत था यानी कि 1773 से 1853 तक, और दूसरा था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत यानी कि 1858 से 1947 तक का था। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे एक्ट भेजे गए थे, जिनमें कंपनी ने क्या किया कि कंपनी को लगा कि अब वहाँ पे जो है इनको क्या किया जाए कि रेगुलर जो नियमित और नियंत्रण करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार ने यह कदम उठाया था। ठीक है, कि उनको लगा कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित कर दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भेजा। देन उसके बाद हमारा ईस्ट इंडिया एक्ट आता है
और फिर उसके बाद आता है चार्टर एक्ट। फिर चार्टर एक्ट 1833 में आता है, चार्टर एक्ट 1853 में आता है और चार्टर एक्ट 1793 में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि चार्टर एक्ट 4 आए हैं। बहुत ही आसानी से याद हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके प्री में या कि कोई भी वनडे लेवल के एग्जाम दे रहे हो तो डायरेक्ट यही आपको एक्ट के नाम दिए जाएंगे और डेट दे दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें से आपको सही टिक करना पड़ता है। तो इसमें से आप याद रखना, कभी कभी सीक्वेंस में भी आपको सेट करने के लिए दे दिया जाता है कि पहले रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, तो ऐसे में भी आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है। इसलिए यदि आप अलग अलग करके पढ़ते हो तो काफ़ी आसानी से आपको ये सारी चीज़ें लर्न हो जाएगी। यहाँ पे पहले क्या कौन था, रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, 1700 यानी कि 73 में। देन उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। फिर उसके बाद हमारा चार्टर एक्ट आता है, ये मैं यहाँ लिखना भूल गई थी, चार्टर एक्ट आता है 1793 में, पहला चार्टर एक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद हर 20 साल में चार्टर एक्ट एक आता है। तो यहाँ पे बात करें तो 1793 में चार्टर एक्ट आया। फिर उसके बाद दूसरा चार्टर एक्ट आता है 1813 ईस्वी में। फिर तीसरा चार्टर, आपको 20 साल का डिफरेंस करके याद करना है, तो आप 1793 से 20 साल बाद 1813 में चार्टर एक्ट आता है। फिर उसके बाद 20 साल बाद 1833 में तीसरा चार्टर एक्ट आता है और फिर उसके बाद 1853 में चार्टर एक्ट आता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो ब्रिटिश कंपनी था उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। उसके बाद आता है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत, यानी कि बात करें तो 1858 से 1947 तक लगातार उनका शासन फिर चलता रहा था। तो यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला कौन सा आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। ठीक है, तो ये पहला एक्ट है जो कि क्राउन के समय में आता है 1858 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें क्या है, 1858 में ये आया। ठीक है, हालांकि इन सब का डिटेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें बस आप इतना समझ लो कि ये कब आए थे। देन उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट, ये कब आया था, 1861 में। इंडियन काउंसिल एक्ट दूसरा, जो पहला था इंडियन काउंसिल एक्ट, वो 1861 में आया। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट यानी कि भारत परिषद अधिनियम दूसरा, तो वो कब आया, 1892 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक्ट का नाम भी। ठीक है, तो पहला इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 में, दूसरा भारत काउंसिल अधिनियम यानी कि भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आया। तीसरा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आया। ठीक है, ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो कब आया था, 1909 में आया था। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था, तो 1909 में आया था। ठीक है, ये भी इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत ही था। देन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 में, जब हमारा जलियांवाला हत्याकांड का जो हुआ था उसी के टाइम पे आया था। ठीक है, कौन सा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया था। उसके बाद बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में। ठीक है, संविधान में सबसे ज़्यादा इसकी बातें बोला जाता है कि मतलब कि इसकी बातें एज इट इज कुछ ले ली गई हैं। तो इसके बाद हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया और क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया। फिर कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन हमारा 1946 में आता है, जिसमें हमारे संविधान निर्माण की बात की जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा माउंटबेटन योजना 1947 में आता है, जो जबकि हमें मतलब यहाँ से अंग्रेज जब छोड़ के चले जाते हैं, तो ये लास्ट है जो माउंटबेटन योजना है 1947 में आता है। ठीक है, तो इतने जो हमारे एक्ट हैं वो ये सारे आपको याद रखनी है और इनकी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से कब किस सन में आए थे। जैसे अगस्त प्रस्ताव, क्योंकि आपसे किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सिर्फ इनके नाम दे दिए जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में आएगी कि कैसे क्वेश्चन इनमें से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग एक एक टॉपिक को डिटेल से समझेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कल हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट,
के बारे में जो भी है, और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में, इन सारी बातों को डिटेल से समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, पढ़ते रहो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखो।